हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के का थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने इम्यूनिटी का सारा पोर्शन और सारे डिजीज़ जो भी थे हमारे, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डील कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्स से। तो अगर हम लोग देखें एड्स होता क्या है, तो द वर्ड एड्स जो होता है किसके लिए स्टैंड करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से। दिस मीन्स मतलब नाम से ही हम लोग देखिए इसमें क्या होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है। दिस मीन्स डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम, सेम लाइन लिखा हुआ है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट एन कॉन्जेनाइटल डिजीज़। मतलब इनमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है और ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम में होता है हम लोगों को, बट ये क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं होती है। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, इनमें एबनॉर्मैलिटी नॉट फॉर्म फ्रॉम बर्थ। इसका मतलब क्या होता है, जो भी एबनॉर्मैलिटी होगी वो हमारे बर्थ से नहीं होगी। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का मतलब ये होता है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि सिम्टम दिखना हमको। एक्वायर्ड का मतलब ये क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ हमको बर्थ के टाइम से नहीं शो होगी, इम्यून की हमको डेफिशिएंसी मिल जाएगी और इसकी वजह से हमको कई सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के ही नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। होप आपको समझ में आया होगा। एड्स को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था 1981 में, एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। तो 1981 में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था और लास्ट 25 ईयर से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लगभग 25 मिलियन पर्सन इनसे किल हो चुके हैं इस डिज़ीज़ से। अगर हम लोग देखें एड्स किसके थ्रू कॉज होता है, एड्स जो होता है एक वायरस के थ्रू कॉज्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, HIV वायरस। ये वायरस जो होता है वो कौन से ग्रुप का वायरस होता है, रेट्रो वायरस ग्रुप का होता है, इसी मेंबर का होता है। और इनके पास देखा जाए विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। अगर हम लोग रेट्रो वायरस का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये मैं कुछ एनवलप टाइप का बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारा रेट्रो वायरस हो गया। तो इसके बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, एनवलप हो जाएगा, मतलब आउटर कोटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, RNA जीनोम। ये अंदर जो मैंने बनाया है ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोम कैसा होगा, RNA से मिलकर के बना होगा। आउटर कोटिंग कौन सी होगी, एनवलप होगी, जो कि प्रोटीन से बनी होगी। ट्रांसमिशन अब कैसे होता है, मतलब एक दूसरे से फैलता कैसे है ये डिज़ीज़। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्टेड जनरली अगर ये किसके थ्रू होता है, सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं तो आप में भी ये डिज़ीज़ आ जाएगी, तो ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी और, हमें ब्लड की कमी है, हॉस्पिटल में हम हैं और हमको किसी ऐसे पर्सन का ब्लड मिल गया है जिसको ऑलरेडी एड्स है, तो अगर उसका ब्लड अगर हमको चढ़ जाएगा तो हमको भी क्या हो जाएगा, ये डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं। तीसरा क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई नीडल्स लगी है, सुई लगी है, इंजेक्शन लगा है, और एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस, कभी कभी क्या होता है, जैसे ड्रग्स लेते टाइम लोग क्या करते हैं, हम अपने वेंस के अंदर इंट्रावेनस में क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं नशे के लिए। तो अगर वही ड्रग्स वो अगर सर्कुलेट हो गया कुछ फ्रेंड्स में जो वो सेम नीडल्स को या सेम इंजेक्शन को यूज़ करे, तो उनमें भी क्या हो जाएगा, ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें और क्या कह रहा है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। और किसके थ्रू हो सकता है, मान लीजिए अगर हम लोग देखें
ये हमारी मदर है, ठीक है, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर, ये हमारी मदर है और ऐसे करके मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। तो मदर के बीच में प्लेसेंटा होता है और यहाँ पे हमारा फीटस है, ये क्या है, हमारा फीटस है। और एक बैरियर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिसके थ्रू ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट वगैरह सब मदर टू बेबी में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो इसी प्लेसेंटा की वजह से ये वायरस हमारे फीटस में भी जा सकता है, तो बच्चा भी उससे अफेक्टेड हो सकता है। सो पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो वो लोग ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो सकते हैं जिनके सेक्सुअल पार्टनर एक से ज़्यादा होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस डिज़ीज़ से। या फिर ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, उनके थ्रू भी ये क्या हो सकता है, ये डिज़ीज़ हो सकती है इंजेक्ट बार बार लेने की वजह से। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको ब्लड बार बार चढ़ने की नौबत आ रही है, बार बार उसको ब्लड चढ़ रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड, और वो बच्चा जिसकी माँ ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके थ्रू वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। It is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch और फिज़िकल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर फिज़िकल कांटेक्ट में हैं और टच कर रहे हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको ऑलरेडी HIV है, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है। ये सब तभी ट्रांसमिट होगा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हैं, मतलब अगर फिज़िकली टच हो रहा है तो उससे नहीं होगा। मेन अगर उनके बॉडी का कोई भी फ्लूइड, अगर सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो फिर चांसेस है ट्रांसमिशन के। It is hence imperative for the physical and physiological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from the family and society। तो ये कहा जा सकता है कि HIV/AIDS पर्सन मतलब अपनी फैमिली से मतलब आइसोलेट, अलग होकर के ज़रूरी नहीं है रहें, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, फिज़िकल कांटेक्ट से नहीं होता है इसका ट्रांसमिशन। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। मतलब किसी एक ऐसा बंदा, ये ऐसा बंदा है जिसको HIV वायरस एंटर किया है उसके बॉडी में, और जब एंटर किया है और उससे उसका सिम्टम शो होने के बीच में जो टाइम लैग होता है, मतलब इन्फेक्ट किया है और सिम्टम, इन दोनों का जो टाइम लैग होता है वो क्या होता है, अगर हम लोग बोले एक टाइम लैग होता है इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच में। दिस पीरियड में वेरी, और ये टाइम लैग जो हो सकता है कुछ मंथ से कुछ सालों तक हो सकता है। इट विल बी 5 to 10 ईयर भी हो सकते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो और 5-10 साल बाद उसको कोई ना कोई सिम्टम दिख रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ उसको एड्स है। अगर हम लोग देखें, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन वायरस, अगर हमारे बॉडी में HIV वायरस एंटर कर गया है तो वायरस सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे मैक्रोफाजस सेल के पास जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसी सेल होती है जो फैगोसिटाइज करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को। तो सबसे पहले अगर HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो कहाँ जाता है, मैक्रोफाजस के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद करता क्या है, हवन करेगा? नहीं, देखते हैं क्या करेगा। वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर हम लोग इसको समझें ये कैसे हो रहा है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज के अंदर ये हमारा HIV, ये हमारा कुछ HIV वायरस है, इसका जीनोम ये है। मान लीजिए इसका जीनोम हमारे मैक्रोफाज के अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद ये जो जीनोम होगा, हमको पता है ये जीनोम कैसा होता है, RNA से मिलकर के बना होता है।
तो जैसे ही ये एंटर करेगा हमारे बॉडी में, एंटर करने के बाद ये आरएनए जो होंगे एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब इसका काम क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ये आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। क्या बनाता है, डीएनए। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है, हमारा डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसीलिए इसको रिवर्स बोल रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है हमारा, आरएनए से डीएनए का बनना। तो जैसे ही ये मैक्रोफाज हमारे बॉडी के मैक्रोफाजेस के अंदर एंट्री करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उनको वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद क्या करेगा, अपने जीनोम को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, डीएनए में। इतनी लाइन आपको समझ में आई। तो वायरल डीएनए अब क्या हो जाएगा, गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये मैंने फिर से बनाया, ये हमारा क्या है, आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ये आरएनए है, जिगजैग मैंने बनाया, और सीडीएनए बना लिया, हमारा डीएनए बना दिया, किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन मतलब, तो हम लोगों ने देखा कि ये मैक्रोफाज सेल था, इसके अंदर हमारा एचआईवी का आरएनए आया, जो कि क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके क्या किया, सीडीएनए बना दिया। अब ये जो सीडीएनए होगा, इस मैक्रोफाज का भी क्या होगा, मतलब इस होस्ट का भी क्या होगा, खुद का डीएनए होगा। जिसके होस्ट बॉडी में एंटर किया है उसका खुद का भी डीएनए होगा। तो मान लीजिए हम इसको होस्ट के डीएनए को इस कलर में बना देते हैं। मान लीजिए ये होस्ट का डीएनए है, ये होस्ट का डीएनए है। तो इस होस्ट के डीएनए में ये जो सी डीएनए है आकर के ऐसे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये क्या करेगा, मतलब ये होस्ट का डीएनए, इसके साथ साथ वायरल का भी डीएनए इसमें है। इसके बाद ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाने लगेगा। कॉपी कैसे बनाएगा, रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी कॉपी बनाएगा। फिर अल्टीमेटली अपनी जब ये मल्टीपल वायरस पार्टिकल्स बना देते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, रिलीज़ कर देता है अपने वायरस प्रोजेनी को, जो कि फिर जा कर के किसी फर्दर सेल को जा कर के इन्फेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, जहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ बताया हुआ है। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ये वायरस है हमारा, वायरस का आरएनए कोर है और बाहर क्या है, आउटर प्रोटीन है। तो वायरस क्या किया, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारा अंदर वायरस आ गया। वायरस आने के बाद क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करेगा और क्या बना देगा, ये इसका सीडीएनए बन गया। सीडीएनए बन गया। अब ये जो सीडीएनए ये क्या करेगा, ये होस्ट का डीएनए है, इस होस्ट डीएनए में जा कर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, इससे अपनी कॉपी बनाने लगेगा और ढेर सारे न्यू वायरस को प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये मल्टीपल वायरस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। जब ये मल्टीपल वायरस हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये जा कर के अब किसी नए हमारे फर्दर सेल को जा कर के इन्फेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें और क्या होता है, मैक्रोफाज के अलावा और किन सेल को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो मैक्रोफाज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे, एचआईवी फैक्ट्री बनती रहती है। मतलब एचआईवी अपना फैक्ट्री बनाता रहेगा, कॉपी बनाता रहेगा, ये करता रहेगा। साइमल्टेनियसली क्या होता है, एचआईवी एंटर करता है हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे 2 लिम्फोसाइट सेल होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट सेल होता है, एक टी लिम्फोसाइट सेल होता है। तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट सेल होता है, एचआईवी वायरस यहाँ भी एंटर करता है, यहाँ भी वैसे ही एंटर करेगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी प्रोजेनी बनाएगा वहाँ पे। मतलब ये टी हेल्पर सेल है, इसके अंदर एंट्री करेगा, होस्ट के डीएनए में जाके इंकॉर्पोरेट करके अपनी मल्टीपल कॉपी बना करके क्या हो जाएगा, सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये अपना काम करेगा, सेम तरीके से जैसे मैक्रोफाज में कर रहा था। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड अटैक्ट अदर, ये क्या हो जाएगा, ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा और फर्दर क्या करेगा, दूसरे हेल्दी
टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट को जा कर के अटैक करेगा। दिस इज़ रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव। अगर टी लिम्फोसाइट को ऐसे ही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे इन्फेक्ट करता रहेगा तो हमारे बॉडी में इम्यून सेल की तो कमी हो जाएगी। टी हेल्पर सेल का क्या हो जाएगा, नंबर तो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो ये क्या कॉज करेगा, इम्यून की डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि इम्यून सेल क्या हो गया, कम होने लगा, इसीलिए इम्यून की डेफिशिएंसी होने लगी उस इन्फेक्टेड पर्सन में। ड्यू टू दिस पीरियड द पर्सन, और इस टाइम क्या होता है जब टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज़ होने लगता है तो लोगों में फीवर आने लगता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट पर्सन स्टार्ट, मतलब ये जो टी लिम्फोसाइट अब क्या हो गया, हमारा इम्यून सेल कम हो गया तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अदर वायरस, फंजाई और पैरासाइट जो हो जाएंगे उनसे इन्फेक्ट होने की उनके चांसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी होने लगी, इसीलिए क्या होगा, और जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होंगे वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे। पेशेंट क्या हो जाएंगे, इतना इम्यूनो डेफिशिएंट बन जाएगा कि वो खुद को बचा ही नहीं पाएगा अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन, वायरस, फंजाई इन्फेक्शन को। और अगर हमको किसी पर्सन के अंदर एड्स है कि नहीं है, इसको डायग्नोस करना है, पता कराना है, तो हम किस मेथड के थ्रू पता करेंगे, किस टेक्निक के थ्रू, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको अलाइजा भी बोलते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन में डायग्नोस कर सकते हैं कि उस बंदे को एड्स है कि नहीं है। अब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे एड्स का, अब हम इसको देखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, मतलब उस बंदे को हम क्या देंगे, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देंगे। इज़ ओनली पार्शली, बट ये क्या होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है, पार्शली ही इफेक्टिव होता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द, मतलब ये सिर्फ उनकी लाइफ को बढ़ा सकता है, ज़िंदगी बढ़ा सकता है, पर उनको मौत से बचा नहीं सकता, ये बोल रहा है। अगर हम लोग देखिए प्रिवेंशन, हम एड्स से बच कैसे सकते हैं, तो बचने के लिए एज एड्स हैड नो कोर, एड्स का क्या होता है, कोई भी इलाज नहीं होता, प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो हम यही कर सकते हैं कि भाई हम बचें, एड्स होने से हम बचें, किसी के कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट में ना आए, या फिर उनका इन्फेक्टेड इंजेक्शन यूज़ ना करे, ड्रग्स अगर कोई बंदा ले रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मोर ओवर HIV इन्फेक्शन एंड मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टेंटली लाइक निमोनिया टाइफाइड, मतलब ये निमोनिया टाइफाइड की तरह तो स्प्रेड होता नहीं है, ठीक है, इसका अलग मेथड है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, अगर हम देखें इन्फेक्शन जो हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में या न्यू बॉर्न मदर में, जिससे मदर के अंदर, मदर से बेबी में जा रहा है ये वायरस, में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। तो अगर इन्फेक्शन हो रहा है किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी बंदे को, हेल्दी पर्सन को अगर हम ब्लड दे रहे हैं, तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है कि हम अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर सही से देख नहीं रहा है, वो मतलब कि चेक नहीं किया है कि जिस बंदे का वो खून डोनर से लेकर के रेसिपिएंट में डाल रहा है, ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है, तो वो ब्लड इन्फेक्टेड है कि नहीं है। या फिर अगर कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसका अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं की जा पा रही है, जिसकी वजह से पता नहीं कर पा रहे कि हम मतलब एड्स से अफेक्टेड है कि नहीं, अगर है तो फिर बच्चे के लिए फिर कोई ना कोई प्रिवेंशन लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। द ओनली एक्सक्यूज़ मे बी इग्नोरेंस, मतलब एक्सक्यूज़ अगर लोग दे तो वो क्या है, इग्नोर, लोग इग्नोर कर रहे हैं इसको। इट हैज़ बीन राइट सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, तो ये सही कहा गया है कि इग्नोरेंस से मरना नहीं है हमको, मतलब हम इग्नोरेंस की वजह से ना मरें। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO है, NACO है, आर डूइंग अ लॉट ऑफ टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, मतलब ये क्या कर रहे हैं, NGO वगैरह क्या कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं अबाउट एड्स के बारे में। हु हैज़ स्टार्टेड, WHO ने भी क्या किया है, स्टार्ट किया है नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स, ढेर सारे प्रोग्राम निकाले हैं ताकि लोग HIV के फैलने से कैसे बचें। मेकिंग ब्लड सेव बैंक बनाया है हु ने फ्रॉम HIV, और इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल एंड सीरेंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, और ये इंश्योर किया है कि हमेशा डिस्पोजेबल नीडल और सीरेंज ही पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में यूज़ हो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो।
कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, लोग जो इतना ड्रग्स ले रहे हैं उसको रोका जाए। एडवोकेट सेफ सेक्स, मतलब सेफ सेक्स हो। और क्या हो, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप, हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेगुलर चेकअप कराएं ताकि फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम ऑफ द स्टेप, मतलब कि हम रेगुलर चेकअप कराएं जिससे हमको ये पता चलता रहे कि हाँ हमको क्या है क्या नहीं डिजीज़ है, अगर है तो हम इससे बचें कैसे। इन्फेक्शन विथ HIV हैविंग एड्स इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, मतलब अगर हमको इन्फेक्शन है HIV से वो कभी छुप नहीं सकता है। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मोर पीपल, इन्फेक्शन क्या हो जाएगा और ज़्यादा लोगों में फैलने की चांसेस होते हैं। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प, मतलब जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं HIV एड्स से उनको हेल्प की ज़रूरत है, सिंपैथी देने की ज़रूरत है। Unless society recognize it is a problem to be dealt with collective manner, the chance of widespread of the disease increase, मतलब जब तक कि सोसाइटी अगर इसको प्रॉब्लम की तरह डील कर रही है तो तब तक क्या हो जाएगा, मतलब कि इसकी चांसेस फैलने की और मतलब बढ़ती रहेगी। अगर इसको प्रॉब्लम की तरह अगर हम देखें तो इसके चांसेस है बढ़ने की ज़्यादा। तो अगर जिस बंदे को अगर है तो उसको इसकी हेल्प करें, उसको सिंपैथी दें, उसको एजुकेट करें कि देखो ऐसे तुम प्रिवेंट हो सकते हो, ये कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। ऐसे एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उनसे डिस्टेंस ना बनाए, क्योंकि फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से तो कुछ होने वाला है नहीं, ट्रांसमिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग डील करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज़ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो क्या कर रहा है, मेजर डेथ कॉज कर रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में। मोर देन मिलियंस इंडियन सफ़र कर रहे हैं कैंसर के थ्रू। आप देख रहे हैं 10 में से 1 लोग तो हैं ही हैं कैंसर से अफेक्टेड। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी को भी सुनिए ट्यूमर है, कैंसर है, ये सुनने को मिल जा रहा है नॉर्मली। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, मतलब साल भर में मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई हो रहे इसके थ्रू। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। And its treatment and control have been some of the most intense area of research biology and medicine। तो इनमें कैंसर में होता क्या है, जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्म्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑन्कोजेनिक मतलब कोई ऐसा, मतलब ऑन्कोजीन ही क्या करता है, किसी सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करता है। ऑन्कोजीन की वजह से ही, एक बार फिर से सुनिए, कोई भी नॉर्मल सेल जो होता है वो कैंसर सेल में, मान लीजिए ये कैंसर सेल है, तो ये कैंसर सेल जो है ये और ये क्या है हमारा नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, ऑन्कोजीन की वजह से ही हो रहा है। तो एक नॉर्मल सेल क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, मतलब बदल जा रहा है किसमें, कैंसर सेल में। तो ये लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा। और इसका रिसर्च बायोलॉजी और मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा इंटेंस एरिया देखने को है कि लोग बार बार इसका ट्रीटमेंट, कंट्रोल, इसका कोई ना कोई तरीका रिसर्च बायोलॉजी में, मेडिसिन में ढूंढ रहे हैं। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated। हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ जो होती है या डिफरेंशिएशन होता है, ये बहुत ही कंट्रोल मैनर में होती है। मतलब जितना सेल डिवाइड करना है उतना ही डिवाइड करेगा। अगर उससे ज़्यादा, उस नंबर से ज़्यादा अगर डिवीज़न कर रहा है तो कैंसर होने की चांसेस है, क्योंकि सेल अगर ज़्यादा डिवाइड होगा तो मास ऑफ सेल्स बनाएगा, एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल रहेंगे, वही क्या हो जाएंगे, ट्यूमर सेल बना लेंगे। ट्यूमर सेल से वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमेशा क्या होता है, सेल का ग्रोथ होना और सेल का डाई होना, तो ये क्या हो जाता है, हमारा बैलेंस होना चाहिए और एक रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। इन कैंसर सेल में अगर हम लोग देखें तो देयर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेट कर रहे हैं ना, नॉर्मल सेल कितना ग्रो करेगा या कितना डिवाइड करेगा, कितना डाई करेगा, तो ये जो रेगुलेट जो कर रहा है इन सारी चीज़ों को हमारे बॉडी में, वही रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ही यहाँ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। नॉर्मल सेल जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। मतलब एक सेल जब दूसरे सेल से, मतलब क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं होता है, ऐसे आपस में ऐसे कांटेक्ट में नहीं होते हैं। हमेशा सेल अगर ग्रो करता है तो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, ग्रो ऐसे नहीं, कांटेक्ट में नहीं करते हैं। तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, मतलब दो सेल आपस में कांटेक्ट से इनहिबिट करते हैं, खुद को रोकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट द, अगर कोई दो सेल अगर
आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगेगा और सेल क्या हो जाएंगे, ग्रोथ करने लगेंगे, डिवाइड करने लगेंगे, करते करते क्या बना देगा, मास कर देगा। अगर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ तब की ये बात है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। वही कैंसर सेल में अगर हम देखें तो कांटेक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट होने की वजह से ही अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। कैंसर सेल क्या होते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं और एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ में आया, नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से मास ऑफ सेल बना लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर जो होता है दो तरीके का होता है, पहला बेनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। अगर किसी के अगर स्टमक एरिया में अगर कैंसर हुआ है तो वो सिर्फ उसी ऑर्गन तक ही सीमित रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे बेनाइन। अगर क्या है, स्टमक में है, उससे वो दूसरे ऑर्गन में, लिवर में भी हो गया, फैल गया कैंसर, वहाँ पे भी हो गया, हमारे किडनी में भी हो गया, ये सारी जगह दूसरे ऑर्गन में भी क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ट्यूमर ओरिजिनल लोकेशन तक ही कन्फाइंड है, सीमित है और स्प्रेड नहीं हो रहा है दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में और डैमेज कम से कम कर रहा है, उसको बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल में यहाँ पे मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होते हैं, मतलब सेल क्या होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, बढ़ते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल बोलते हैं। ये सेल जो होते हैं, ये जो नियोप्लास्टिक सेल होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और क्या होते हैं, प्रोलिफरेट कर करके, मतलब जैसे ये कोई अगर जैसे मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊँ कैसे प्रोलिफरेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसमें से ये वाली सेल कुछ कैंसरस टाइप की प्रॉपर्टी दिखने लगी तो ये क्या कर देगा, कुछ इस तरीके से प्रोलिफरेट करने लगेगा, करेगा और फिर ग्रो करने, पहले ऐसे प्रोलिफरेट किया, फिर क्या हुआ, ये और ग्रो करना चालू हो जाएगा, ग्रो करना चालू होगा तो इस एरिया में मास ऑफ ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पर बना देंगे और ये सारे सेल क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसरस सेल हो जाएंगे, मैलिग्नेंट सेल हो जाएंगे, जिसको नियोप्लास्टिक सेल हम लोग बोल रहे हैं, या ट्यूमर सेल हो जाएंगे, या बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करते करते कहाँ हो चले जाएंगे, हमारे इन्वेड कर जाएंगे, यानी एंट्री कर जाएगा कहाँ पर, डैमेजिंग द सराउंडिंग, मतलब जो आसपास के जो टिश्यूज़ होंगे उनको भी डैमेज करना शुरू कर देंगे। एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड, ये सेल जो होते हैं बहुत ही तेज़ डिवाइड होते हैं एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाई कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या लाइन बोला हुआ है, अगर हमारे बॉडी में कोई नॉर्मल सेल है तो ये हमारे नॉर्मल बॉडी सेल से मतलब कॉम्पिटिट करता है, लड़ता है, और जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट है, अगर हम न्यूट्रिएंट जितना भी प्रेजेंट है वो कैंसर सेल ज़्यादा से ज़्यादा ले लेगा और हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल सेल है उनको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। सेल स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड थ्रू ब्लड। अब अगर कोई सेल अगर कैंसरस है वो दूसरे बॉडी पार्ट में कैसे जा रहा है, वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट में किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है। वेर एवर दे गेट लॉन्च इनटू द बॉडी दे स्टार्ट न्यू, मतलब जहाँ पे भी ये जाएगा ब्लड के थ्रू और वहाँ जा कर के इकट्ठा हो गया और वहाँ नया ट्यूमर फिर से बन गया। ले, एक जगह था ही, वहाँ से वो क्या हुआ, ब्लड के थ्रू कहीं और गया और वहाँ पे भी नया ट्यूमर बना दिया। ये तो भाई फैल रहा है, अपनी अपनी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे, कि एक जगह तो भाई तुम थे ही और दूसरी जगह भी वहाँ ब्लड के थ्रू चले गए और वहाँ जा कर के भी अपनी पॉपुलेशन बनाने लगे, वहाँ नया ट्यूमर बना दिए, फिर तीसरी जगह गए वहाँ पे भी बनाने लगे। तो आपको समझ में आया होगा, बेनाइन मतलब अगर एक ही जगह अगर कोई ट्यूमर है तो वहीं रहेगा, वहीं ग्रो करेगा। मैलिग्नेंट में वो कहीं और चला जाए, मतलब ये जो हमारे जो सेल हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और क्या हो जाएंगे, हमारे दूसरे एरिया में भी अफेक्ट करने लगेंगे, वहाँ पे ट्यूमर कॉज करेंगे। और मेटास्टेसिस क्या होती है, वो स्टेज होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जिसमें क्या हो जाता है, ये ट्यूमर सेल जो होते हैं ब्लड के थ्रू कहीं और जाएंगे, कहीं न्यू एरिया में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी कॉज करने लगेंगे। अब कॉज ऑफ कैंसर,
अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो रहे हैं कैंसर को लेकर के? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू सेल, मतलब नॉर्मल सेल से कैंसर सेल जब भी बन रहा है तो मे बी इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल। तो जो फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो एजेंट जो हमको कॉज कर रहा है कैंसर, उसको हम क्या कहेंगे? कार्सिनोजेन बोलेंगे। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स-रे हो गया, गामा रे हो गया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी हो गया, ये क्या करता है? हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको वगैरह में जो कार्सिनोजेन प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू भी क्या हो जाता है? लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा वायरस जो हमको कैंसर कॉज कर रहा है उसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलेंगे, और इनके जीन को हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोजीन बोलेंगे। फर्दर कई और सेवरल जीन होते हैं जिनको सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, जिनको हैव बीन आइडेंटिफाइड इनटू नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेट अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्को। मतलब ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये क्या होता है? कुछ कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैंसरस सेल में। तो आप लोगों ने ये देखा, यहाँ पे एक लाइन में आपको समझा देती हूँ, मे बी ये समझ में नहीं आया हो। मान लीजिए ये हमारे बॉडी का डीएनए, इसमें कुछ सीक्वेंस है ATGC, ये कुछ सीक्वेंस है। तो जब यहाँ पे हार्मफुल रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जब फॉल करेगा ना, तो यहाँ पे हो सकता है ये डिलीट कर दे या फिर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस को या क्या कर दे, चेंजेस कर दे। इसकी वजह से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और ये जो जिस सेल के अंदर ये हो रहा है वो सेल क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल सेल से किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? कैंसरस सेल में। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, ये जो लाइन लिखा हुआ है आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू जो हो रहा है। तो अगर कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोस करना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे को कैंसर हो रहा है? तो अगर हम लोग देखें, अर्ली डिटेक्शन जो होता है कैंसर का वो एसेंशियल होता है, इज़ अलाउड द डिजीज़ टू बी ट्रीटेड। मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर अगर कोई ऐसी स्टेज है कैंसर की जो अर्ली स्टेज है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर लेट स्टेज है कैंसर की तो वो हमारे लिए डेडली कॉज कर सकती है। तो कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी के ऊपर बेस्ड होती है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, मतलब कि हम क्या करेंगे? टिश्यू की स्टडी करेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू। बायोप्सी में भी क्या करते हैं? सेल और टिश्यू को हम स्टडी करते हैं और ब्लड की भी स्टडी करते हैं। बोन मैरो टेस्ट होता है जिसमें हम सेल काउंट को देखते हैं कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। ल्यूकेमियाज़ को देखते हैं कि उसका मतलब कि काउंट बढ़ा तो नहीं ना है। अगर बॉडी में कैंसर बढ़ेगा तो ल्यूकेमिया क्या हो जाते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो वो हमसे क्या मतलब उससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ इस बंदे को कैंसर है। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम बता सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है? एक पीस लेते हैं सस्पेक्टेड टिश्यू, कट इनटू थिन सेक्शन। मतलब एक सेल है, इसको पतली सी, जैसे स्लाइस आलू नहीं काटते उससे भी पतला स्लाइस हम काटेंगे उसको, उस सेल का। काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे, पैथोलॉजिस्ट लोग करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें करके हमको पता चलेगा अच्छा ये सेल में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो अच्छा ठीक है, हाँ कैंसर हो रहा है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी का भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक्स-रे हो गया, CT हो गया, MRI हो गया। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाती हैं कैंसर को जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में होते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्स-रे टू जनरेट 3D। अगर कंप्यूटर टोमोग्राफी देखें तो उनमें एक्स-रे का यूज़ करके 3D इमेज हम बनाते हैं इंटरनल ऑर्गन की, जिससे पता चलता है इन कैंसर है कि नहीं है। MRI में क्या होता है? अगर हम लोग देखें MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। MRI में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं किसी बंदे में कैंसर है कि नहीं है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन। और क्या करते हैं? एंटीबॉडी का भी यूज़ करते हैं। अगर कैंसर है, कैंसर के पास क्या होगा? कोई ना कोई एंटीजन होगा। कैंसर क्या होता है? एंटीजन ही है। कैंसर में एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा, तो हम क्या करेंगे? अपने बॉडी में एक एंटीबॉडी दे देंगे जो इस एंटीजन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, और अगर ये स्पेसिफिक होगा तो ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगा, तो इससे हमको क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा कि हाँ उस बंदे में कैंसर है। तो टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ टेक्निक्स से कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल।
जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं कि हाँ कैंसर है किसी में कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन, मतलब जीन को आइडेंटिफाई करें विच प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर में बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। मतलब जीन का आइडेंटिफिकेशन करें, जीन की स्टडी करें, उससे भी हमको पता चल सकता है कि कैंसरस होने के चांसेस है कि नहीं है। सच इंडिविजुअल में भी एडवाइस टू अवॉइड, अगर किसी बंदे में मतलब ऐसा चांसेस है कि हाँ उसके जीन में चेंजेस हो रही है और वो ज़्यादा ससेप्टेबल है कि हाँ उसको हो सकता है, तो उनको अवॉइड किया जाता है पर्टिकुलर कार्सिनोजन से और टू विच दे आर ससेप्टेबल, जैसे टोबैको, ये सारी चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए ताकि कैंसर वगैरह ना हो सके। ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें इसका क्या हो सकता है, द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, क्या है, सर्जरी है, या फिर रेडिएशन थेरेपी हम दे दें ट्रीटमेंट के लिए, या इम्यूनोथेरेपी दे दें। इन रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, ट्यूमर सेल को इरेडिएट करते हैं लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग ऑफ द ट्यूमर मास। मतलब अगर नॉर्मल सेल है, ये सारे नॉर्मल सेल हैं और इनमें क्या है, ये कैंसर सेल है, तो इसको हम ऐसे इरेडिएट करेंगे ताकि सिर्फ यही सेल किल हो, इसके अलावा जो यहाँ पे नॉर्मल सेल है ना ये अफेक्टेड ना हो। इस तरीके से हम कुछ करेंगे जिसकी वजह से सिर्फ कैंसरस सेल ही क्या हो, किल हो। फिर क्या करेंगे, सेवरल केमोथेरापेटिक ड्रग वगैरह का भी यूज़ करते हैं हम लोग कैंसर सेल को किल करने के लिए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर, और कुछ ड्रग्स जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं ट्यूमर के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट, मतलब ज़्यादातर ड्रग के अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो हेयर लॉस, अनीमिया, खून की कमी होने लगेगी। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन, ज़्यादातर कैंसर में हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी सब एक साथ करते हैं, ये तीनों से ही कैंसर ख़त्म होता है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन, ट्यूमर सेल में देखें तो क्या कह रहा है, ट्यूमर सेल हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सेल। ट्यूमर्स देयरफॉर अ पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन। तो किसी पेशेंट को हम क्या कर देते हैं, एक सब्सटेंस प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन, जो कि क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। तो होप आपको ये कैंसर और एड्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।